हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात सभी को। देखिए, कल मैंने आपको बताया था कि जो हलों का संयोजन है वो क्रमन्वय गुणधर्म का पालन करे ये कोई जरूरी नहीं है, लेकिन वो साचार्य नियम का पालन हमेशा करते हैं। तो फलों का संयोजन क्रमन्वय नियम का पालन करे ये कोई जरूरी नहीं है, लेकिन हमेशा फलों का जो संयोजन है वो साचार्य नियम का पालन करता है। और मैं देखिए आपको बार बार बताता हूं, यदि f और g है, आपको दो फंक्शन दिए हैं f और g, तो उनका जो संयुक्त फलन है वो क्या होता है, गौप ऑफ गौप। और ये गौप परिभाषित होता है यदि f का जो सहप्रांत है, f का सहप्रांत का प्रत्येक अवयव g के प्रांत में हो, अर्थात सहप्रांत क्या होना चाहिए, g के प्रांत का सबसेट होना चाहिए, अर्थात उपसमुच्च होना चाहिए। और यदि ये परिभाषित है तो कहां से कहां परिभाषित होगा, f के प्रांत से g के सहप्रांत में। आपको ये याद रखना है, ऐसे पीछे वाले के प्रांत से आगे वाले के सहप्रांत में परिभाषित होता है। जो गौप है वो पीछे वाले के प्रांत से आगे वाले के सहप्रांत में परिभाषित होता है। और जो गौप x है, गौप x बराबर होता है g ऑफ f x के। आप इस o को हटाते हो ऑफ को, और इस x को क्या लगा देते हो f के साथ, g ऑफ f x। क्लियर है? अब देखिए एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, 1.8 का क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिया है f such that r प्लस से r प्लस। r प्लस का मतलब होता है धनात्मक वास्तविक संख्याएं, और धनात्मक वास्तविक संख्याओं में जीरो काउंट नहीं होती है, क्योंकि ना तो जीरो धनात्मक है ना ही ऋणात्मक है। और आपको दूसरा फंक्शन दिया है g such that r प्लस से r प्लस। r प्लस का मतलब क्या है, धनात्मक वास्तविक संख्याएं। और आपको दिया है f(x) बराबर x स्क्वायर, और आपको दिया है gx बराबर √x। आपको बताना है, पहले तो आपको गौप और गौप निकालना है, और ये बताना है क्या ये तुल्य है, क्या है, तुल्यता के बारे में जांच करनी है। तुल्यता बोले या फिर इनको समान बोले। देखिए आपको दिया है f है जो फंक्शन है वो r प्लस से r प्लस में, तथा तो g फंक्शन है वो कहां से कहां है, r प्लस से r प्लस में। और r प्लस का मतलब क्या होता है, धनात्मक वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। आपको f(x) दिया है x स्क्वायर और gx दिया है √x। सबसे पहला तो आपको निकालना है गौप। तो आपका जो गौप है वो कहां से कहां परिभाषित होगा, f के प्रांत से। f का प्रांत क्या है, r प्लस, g के सह प्रांत में ये भी क्या है, r प्लस। और आपका जो गौप x है वो बराबर होगा g f(x) के। और आपको f(x) कितना दिया बताइए, x स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका g x स्क्वायर। अब देखिए यदि आपको gx दिया है √x और आपको मान निकालना है g x स्क्वायर का, तो आप क्या करेंगे, इस x स्क्वायर के स्थान पर, इस x के स्थान पर क्या रखेंगे, x स्क्वायर। तो रखिए, बताओ क्या हो जाएगा, √x स्क्वायर। तो ये आपका आंसर आएगा प्लस माइनस x। क्लियर है? तो देखिए जो गौप x है वो बराबर हो गया प्लस माइनस x के। क्लियर है? आपको एक ही चिन्ह काम में लेना है, या तो प्लस का लेना है या फिर माइनस का, क्योंकि यदि आपने दोनों चिन्ह काम में ले लिए तो आपको जो x है वो क्या हो जाएगा बताइए, आपका जो x का संबंध x से भी होगा और x का संबंध माइनस से होगा। आपका जो x का संबंध है x से भी हो जाएगा और माइनस x से भी हो जाएगा। तो लेकिन देखिए आपको जो x है वो r प्लस है, यानी कि आपको माइनस का चिन्ह नहीं लेना है। ये माइनस क्यों नहीं लेना है, क्योंकि जो आपका सहप्रांत में कौन से अवयव आएंगे, धनात्मक, तो इसलिए आपको माइनस का चिन्ह लेना ही नहीं है। क्योंकि जो गौप है,
गॉप क्या है, आर प्लस में है। गॉप का जो सह प्रांत है वो किस में है, आर प्लस में। तो आगे अब कैसे आएंगे, धनात्मक आएंगे। तो गॉप x बराबर x, क्लियर है। अब देखिए x क्या है, इज ग्रेटर देन 0। अब आपको निकालना है फॉग x। तो फॉग कहां से कहां बताइए, g के प्रांत से अर्थात r प्लस से r प्लस में। अब निकालेंगे आप टॉप x जो बराबर होता है f g x के, और आपको g x कितना दिया है बताइए, अंडर रूट के x। यहां पर वैल्यू रखिए अंडर रूट x का स्क्वायर, ये बराबर हो जाएगा x के। तो देखिए दोनों का पर्सन भी बराबर है, प्रांत और सह प्रांत भी बराबर है, अतः ये कैसे हुए, तुल्य हुए। क्लियर है। तो f और g कैसे हैं, तुल्य। तो इस प्रकार से आप इनकी तुल्यता की जांच कर सकते हैं। तुल्यता और समान का मतलब क्या होता है, इनके प्रांत, सह प्रांत और परिसर भी बराबर होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए इसका। क्वेश्चन नंबर 5 आपको दिया है f, g और h। आपको तीन फंक्शन दिए हुए हैं और तीनों कहां से कहां है, r से r में। आपको तीन फंक्शन दे रखे हैं f, g, h, और तीनों की तीन कहां से हैं, r से r में परिभाषित है। और आपको दिया है fx बराबर x स्क्वायर, fx बराबर x स्क्वायर, gx बराबर cos x और hx बराबर 2x प्लस 3। आपको hx दिया है 2x प्लस 3। तो आपको वैल्यू निकालनी है h o अंडर रूट 2 पाई की। देखिए आपको तीन फंक्शन दिए हैं f, g और h, और तीनों की जो फंक्शन है वो कहां से कहां डिफाइन है, r से r में। आपको fx दिया है x स्क्वायर, gx दिया है आपको cos x और hx आपको दिया है 2x प्लस 3। अब आपको मान निकालना है h o गॉप का, h ऑफ गॉप अंडर रूट पाई का। तो सबसे पहले बताओ क्या करेंगे, इस o को हटाएंगे तो ये हो जाएगा h, बताओ ये कितना हो जाएगा, गॉप ऑफ अंडर रूट 2 पाई। इस o को हटाएंगे और ये अंडर रूट 2 पाई है इसके साथ चला जाता है। देखिए ऐसे ही तो होता है, आप जो फॉग x निकालते हो तो आप इस o को हटाते हो, इस x को इसके साथ ले लेते हो, पीछे वाले के साथ। तो गॉप कहा जाए अंडर रूट 2 पाई किसके साथ आ जाएगा, गॉप के साथ आ जाएगा। तो ये बनेगा h ऑफ गॉप अंडर रूट 2 पाई। अब इसको तो आप सॉल्व करना जानते ही हैं, h इसको क्या लिख सकते हैं, फिर ये आपको हटाना है तो ये हो जाएगा g f अंडर रूट 2 पाई। ये क्या हो जाएगा, f अंडर रूट 2 पाई। देखिए h g। अब f अंडर रूट 2 पाई की वैल्यू बताओ क्या आएगी, आपको दिया है fx बराबर x स्क्वायर। तो f अंडर रूट 2 पाई क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर यानी कि 2 पाई। देखिए आपको दिया है fx बराबर x स्क्वायर और आपको वैल्यू निकालनी है f अंडर रूट 2 पाई की। तो आपको इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा x g ऑफ 2 पाई। अब देखिए आपको निकालना है g ऑफ 2 पाई। क्या निकालना है आपको, g ऑफ 2 पाई। आपको gx दे रखा है, gx बराबर अंडर रूट x। तो ये दोबारा से कितना हो जाएगा बताइए, आपको निकालना था hog ऑफ अंडर रूट 2 पाई। देखिए आपको इसमें दिया है hog ऑफ अंडर रूट 2 पाई, h ऑफ अंडर रूट 2 पाई। इसको आप लिखोगे g ऑफ अंडर रूट 2 पाई। अब देखिए आपको gx दे रखा है, f अंडर रूट 2 पाई की वैल्यू बताओ, यहां से निकालेंगे तो क्या आएगी, अंडर रूट 2 पाई का होल स्क्वायर अर्थात 2 पाई। अब देखिए आपको दे रखा है
जी एक्स बराबर कॉस एक्स। देखिए आपको जी एक्स का जो मान है वो क्या दिया हुआ है, कॉस एक्स। तो जी 2 पाई की बताओ क्या वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉस 2 पाई। आपको जी एक्स दिया है कॉस एक्स, अर्थात कॉस 2 पाई कितना हो जाएगा, बताइए कितना होता है, कॉस 2 पाई। जीरो की वैल्यू 1 होती है, कॉस जीरो की वैल्यू 1, 0 पाई और 2 पाई। कॉस जीरो 1 होता है, कॉस पाई -1 होता है और कॉस 2 पाई 1। तो ये हो जाएगा आपका एच ऑफ 1। और आपको एच एक्स दिया है 2x + 3, तो आपका एच 1 हो जाएगा 2 × 1 + 3 बराबर 5। देखिए आपको 3 फंक्शन दिए हुए हैं एफ, जी और एच, और तीनों के तीनों कहां से कहां परिभाषित हैं, R to R। अब देखिए आपको एफ एक्स दिया है x², जी एक्स दिया है आपको cos x और एच एक्स दिया है आपको 2x + 3। और आपको वैल्यू निकालनी है h ऑफ cos की, √2 पाई। सबसे पहले आपको ये o हटाना है, तो ये क्या हो जाएगा, h cos √2 पाई। तो ये हो जाएगा आपका जी एफ √2 पाई। और आपको एफ एक्स दिया है x², तो ये हो जाएगा जी ऑफ 2 पाई। और जी ऑफ 2 पाई बराबर होगा cos 2 पाई के, और cos 2 पाई की वैल्यू होती है 1। h1 हो जाएगा, बताइए क्या होगा, h1 2 × 1 + 3, ये हो जाएगा आपका 5। तो इस प्रकार से आप इसका मान निकाल सकते हैं। अगला टॉपिक है आपका प्रतिलोम फलन। अगला टॉपिक देखिए प्रतिलोम फलन। प्रतिलोम फलन, इसमें आपका फर्स्ट टॉपिक है किसी अवयव का प्रतिलोम अवयव। प्रतिलोम अवयव फलन के अंदर हम किसी अवयव का प्रतिलोम अवयव कैसे निकालते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था, मान लीजिए आपका एक समुच्चय A है, ये आपका समुच्चय B है, और आपका जो फलन f है वो कहां से कहां परिभाषित है, A से P में। यदि समुच्चय A का कोई अवयव मैंने आप A मान लिया और B का अवयव मान लिया B, और A का संबंध किससे है, B से है। यदि A का संबंध किससे है, B से है, तो आप इस B को क्या लिख सकते हो, f ऑफ A बराबर क्या होता है, B। कब, जब A का संबंध B से हो। जब A का संबंध B से है तो आप B को A का क्या बोलते हैं, प्रतिबिंब बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रतिबिंब, और जिसको इंग्लिश में बोला जाता है इमेज। यदि फलन f के अंतर्गत A का संबंध B से है तो आप इसको बोलते हो, जो B है वो A का क्या है, प्रतिबिंब। तथा यदि B जो है A का प्रतिबिंब है, तो A B का क्या कहलाता है, पूर्व प्रतिबिंब। क्या कहलाता है, पूर्व प्रतिबिंब। यदि A का संबंध किससे है, B से है, तो B A का प्रतिबिंब तथा A B का क्या कहलाता है, पूर्व प्रतिबिंब कहलाता है। और आप इस A को लिखते हो, A बराबर होता है F इनवर्स B। देखिए यदि A का संबंध B से है तो B A का प्रतिबिंब तथा A B का पूर्व प्रतिबिंब कहलाता है। और आप इसको लिखते हो A बराबर F इनवर्स B। तो आप इस तरीके से आपका देखिए दूसरा साइड देखिए 1 2 3 4 और 5। इसमें आपका 1 का संबंध 3 से है और 2 का संबंध भी 3 से है। तो इसमें देखिए 3 के जो पूर्व प्रतिबिंब है वो क्या है, बताइए, 1 भी है और 3 भी है। जो 3 का जो पूर्व प्रतिबिंब है वो क्या है, 1 भी है और 3 भी है।
तो आप कह सकते हो कि जो अवयव का पूर्ण प्रतिबिंब है वो एक से ज्यादा भी हो सकता है। तो जो किसी अवयव का प्रतिलोम अवयव है वो एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। क्लियर है? किसी अवयव के जो पूर्ण प्रतिबिंब है अर्थात प्रतिलोम अवयव है वो एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। आप निकालते कैसे हैं? क्वेश्चन देखिए, आपको क्वेश्चन दे रखा है, उदाहरण देखिए, आपको दिया है a बराबर -1 -2 2 और 3 और आपको b दिया है 1 4 6 और 9। f है और कहां से कहां परिभाषित है? a से b में। और आपको दिया है fx बराबर x स्क्वायर। तो आपको बताना है f इनवर्स 1, f इनवर्स 4 और f इनवर्स 6 और f इनवर्स 9। देखिए आपको दिया है समुच्चय दे रखा है -1 1 -2 2 और 3। दूसरा आपका समुच्चय b जिसके अवयव है 1 4 6 और 9। अब आपका जो फलन है f कहां से कहां परिभाषित है? a से b में और fx बराबर है x स्क्वायर के। अब आपको निकालना है f इनवर्स a। इसका मतलब क्या है? 1 का पूर्ण प्रतिबिंब निकालना है। इसका मतलब क्या है? 4 का पूर्ण प्रतिबिंब निकालना है। इसका मतलब क्या है? 6 का पूर्ण प्रतिबिंब निकालना है। और इसका मतलब है 9 का पूर्ण प्रतिबिंब। अब देखिए, यदि आपको f इनवर्स 1 निकालना है तो आप क्या करेंगे? x के पुट करेंगे f इनवर्स a, x के स्थान पे क्या रखेंगे? f इनवर्स a। आपको दिया है fx बराबर x स्क्वायर। तो f इनवर्स 1 निकालने के लिए आप क्या करेंगे? x के स्थान पर क्या रखेंगे? f इनवर्स 1। तो रखिए x बराबर f इनवर्स 1 रखने पर तो हो जाएगा f x को रखिए f इनवर्स a बराबर f इनवर्स a का होल स्क्वायर। अब देखिए f से f इनवर्स कट जाएगा तो ये मिलेगा आपको 1 बराबर f इनवर्स a का होल स्क्वायर। तो ये आपका f इनवर्स 1 हो जाएगा √1। इसको लेके जाइए जो बराबर होता है प्लस माइनस a। तो f इनवर्स 1 हो गया 1 और -1। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 1 और -1। क्लियर है? यदि आपको f इनवर्स 1 निकालना है तो क्या करेंगे? आप जो फंक्शन है उसमें x को क्या पुट करेंगे? f इनवर्स a। तो f से f इनवर्स कट जाता है तो ये 1 बराबर f क्या रखा है? f इनवर्स 1 का होल स्क्वायर। आपको इसकी वैल्यू निकालनी है तो इस स्क्वायर को इधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस माइनस a। इसको देखिए अगला, अब आपको निकालना है f इनवर्स 4। देखिए आपको दिया है fx बराबर x स्क्वायर और आपको निकालना है f इनवर्स 4। वही बताइए x को क्या रखेंगे? f इनवर्स 4। तो रखिए x को रखना है आपको f इनवर्स 4 बराबर f इनवर्स 4 का होल स्क्वायर। तो f से f इनवर्स कट जाएगा 4 बराबर f इनवर्स 4 का होल स्क्वायर और ये बराबर होगा f इनवर्स 4 √4। स्क्वायर को इधर लेके जाएंगे तो √2 ले लेंगे और ये हो गया आपका 2 और -2। क्लियर है? इसी प्रकार आप इसका निकाल सकते हो और इसका भी निकाल सकते हैं। एक बात का आपको विशेष ध्यान रखना है, जो आपके f इनवर्स के अवयव आ रहे हैं वो कहां से होने चाहिए? a से होने चाहिए। इसका जो पूर्ण प्रतिबिंब होगा किसका? f इनवर्स 1 f इनवर्स 4 f इनवर्स 6 किसके अंदर होना चाहिए? a के अंदर होना चाहिए। f इनवर्स 6 कैसे निकालेंगे बताइए? f इनवर्स 6 तो आप पुट करेंगे x बराबर
F इनवर्स 6। तो ये हो जाएगा आपका 6 बराबर F इनवर्स 6 का होल स्क्वायर। F इनवर्स 6 बराबर हो गया आपका अंडर रूट के 6। अब देखिए अंडर रूट 6 एक के अंदर आता ही नहीं है, आता है क्या? तो इसका पूर्ण प्रतिबिंब विद्यमान नहीं है, अर्थात कैसे समुच्चय चाहिए? रिक्त समुच्चय। F इनवर्स 6 है वो क्या है? रिक्त समुच्चय। क्योंकि F इनवर्स 6 किसके बराबर है? अंडर रूट 6 के, और अंडर रूट 6 एक के अंदर आता ही नहीं है, क्योंकि इनके जो अवयव है वो कहा जाएंगे F के प्रांत में। पूर्व प्रतिबिंब होता है वो प्रांत से बिलोंग करता है, और प्रतिबिंब होता है वो सह प्रांत के अंदर आता है। दोबारा से देखिए, किसी अवयव के जो पूर्व प्रतिबिंब है वो प्रांत के अवयव होते हैं, और जो प्रतिबिंब है वो सह प्रांत के अवयव होते हैं। अब देखते हैं फलन का प्रतिलोम। किसी फलन का प्रतिलोम किसी फलन का प्रतिलोम किसी फलन का प्रतिलोम। तो सबसे पहले तो ये देखिए कि फलन का प्रतिलोम कैसे निकाल सकते हैं। सपोज आप सामने देखिए, ये कोई आपका फलन है 1 2 3 4 और 5। इसमें आपका 1 का संबंध भी 3 से है और 2 का संबंध भी 3 से है। यह आपका समुच्चय A है, यह आपका समुच्चय B है। कोई फलन f है वो कहां से कहां परिभाषित है? A से B में। देखिए f A से B में एक फलन है, क्योंकि प्रत्येक अवयव का संबंध है और अद्वितीय से है। लेकिन देखिए जो फलन का प्रतिलोम है f इनवर्स, यदि f कहां से कहां परिभाषित है? A से B में, तो जो इसका इनवर्स फलन है वो कहां से कहां परिभाषित होता है? B से A में। यदि f A से B में परिभाषित है तो इसका जो इनवर्स फलन है क्या होता है? B से A में परिभाषित होता है, अर्थात f के सह प्रांत से f के प्रांत में उल्टा होता है। इसका जो सह प्रांत है वो f इनवर्स का क्या बन जाएगा? प्रांत बन जाएगा। अब देखिए, अब आप जब इसको B से A में परिभाषित करेंगे तो आप देखिए इसमें एक अवयव का संबंध कितने से बताइए? 2 से है। इसमें 3 का संबंध देखिए, जब आप f इनवर्स को कहां से कहां परिभाषित करोगे? B से A में, तो इसमें एक अवयव के संबंध कितने से हो जाएंगे? 2 में हो जाएंगे। और जब आपको f इनवर्स फलन ही नहीं होगा, क्योंकि एक अवयव का संबंध 2 से है। इसी प्रकार देखिए, अब इस कंडीशन में है क्या बताइए? यदि 2 असमान अवयवों का प्रतिबिंब एक ही हो तो फलन कैसा होता है बताइए? बताया था मैंने आपको, बहु एक एकी। इसका मतलब क्या हुआ? यदि फलन बहु एक एकी है तो इसका इनवर्स विद्यमान नहीं होता है। दूसरा एग्जांपल देखिए, आपको दिया है 1 2 3, दूसरा समुच्चय आपका B 4 5 6 और 7। 1 का संबंध 4 से है, 2 का संबंध 5 से है और 3 का संबंध 6 से है। आपका कोई फलन है f जो कहां से कहां परिभाषित है? A से B में। अब देखो, मैंने आपको बताया था यदि f A से B में परिभाषित है तो जो इसका इनवर्स फलन है वो कहां से कहां होगा? B से A में होगा। अब देखिए, जब हम f इनवर्स को B से A में परिभाषित करेंगे, कहां से? B से A में, तो इसमें तो आपका 7 का कोई भी संबंध नहीं है। ये फलन कब होगा? जब B के प्रत्येक अवयव का संबंध होगा। f इनवर्स फलन कब होगा? जब B के प्रत्येक अवयव का संबंध होगा। लेकिन देखिए B के अवयव 7 है, इसका संबंध ही नहीं है, तो ये इनवर्स भी विद्यमान नहीं होगा। और इस प्रकार का यदि फलन है तो f कैसा है बताइए? इसका जो सहप्रांत और परिसर बराबर नहीं है। क्या है? सहप्रांत और परिसर बराबर नहीं है, अर्थात ये कैसा है?
आच्छादक कैसा है? आच्छादक नहीं है। अर्थात कैसा है ये? अंतरछेपी। जो आच्छादक नहीं है वो कैसा होता है? अंतरछेपी। तो देखिए इनवर्स फलन कब विद्यमान होगा किसी फलन का? जब वो एकेकी हो और आच्छादक हो। क्या हो? एकेकी हो और आच्छादक हो, तभी उसका इनवर्स फलन विद्यमान होता है। देखिए बहुएकेकी हुआ तो ये दिक्कत आएगी, एक अवयव के संबंध दो से हो जाएंगे तो फलन नहीं होगा। अगर ये अंतरछेपी हुआ तो उसमें एक अवयव ऐसा मिलेगा जिसका संबंध ही नहीं होगा, तो प्रत्येक अवयव का संबंध नहीं है तब भी फलन नहीं है। तो यदि f क्या है? बहुएकेकी है या फिर अंतरछेपी है, दोनों ही स्थिति में इसका जो प्रतिलोम फलन है वो विद्यमान नहीं होता है। इसलिए f के प्रतिलोम फलन के लिए आवश्यक है कि वो क्या होना चाहिए? एकेकी आच्छादक होना चाहिए। तो लिखिए एरिक्त समुच्च ए से बी में, एरिक्त समुच्च ए से बी में परिभाषित फलन एफ दैट ए से बी, परिभाषित फलन का प्रतिलोम विद्यमान होता है यदि एरिक्त समुच्च ए से बी में, ए और बी कैसे हैं? दोनों एरिक्त। जो आपके ए और बी समुच्च क्या होते हैं? एरिक्त। एरिक्त समुच्च ए से बी में परिभाषित, ए से बी में परिभाषित फलन f ए से बी का प्रतिलोम विद्यमान होता है, प्रतिलोम विद्यमान होता है यदि f क्या हो? एकेकी हो, यदि f एकेकी तथा आच्छादक हो। क्या होना चाहिए? एकेकी और आच्छादक हो। तो किसी फलन का प्रतिलोम हम कब निकाल सकते हैं? जब वो एकेकी और आच्छादक हो। यदि वो बहुएकेकी या अंतरछेपी हुआ तो जो इसका इनवर्स फलन है वो फलन की परिभाषा को संतुष्ट नहीं करेगा। इसलिए किसी फलन के प्रतिलोम फलन के लिए आवश्यक कंडीशन क्या है? कि वो एकेकी होना चाहिए और आच्छादक होना चाहिए। क्लियर है? यदि अगली लाइन में लिखिए, यदि f ए से बी में क्या है? एकेकी तथा यदि f ए से बी में एकेकी तथा आच्छादक है तो इसका प्रतिलोम फलन, f इनवर्स कहां से कहां होता है? बी से ए में परिभाषित होता है। देखिए इससे पहले आप पढ़ रहे थे किसी अवयव का प्रतिलोम। जब आपको अवयव का प्रतिलोम निकालना है तो बिल्कुल भी चेक नहीं करना है कि फलन एकेकी आच्छादक है या नहीं। सिर्फ आपको जब फलन का ही प्रतिलोम निकलवाना है, अर्थात आपको f इनवर्स x निकालना है, तभी आपको चेक करना है कि फलन एकेकी आच्छादक है या नहीं। यदि आपको किसी अवयव का प्रतिलोम निकालना है तो उसके एकेकी आच्छादक की जानकारी के लिए कोई भी आवश्यकता नहीं है। तो आप ये चेक नहीं करेंगे कि ये एकेकी है या आच्छादक। तो किसी फलन का प्रतिलोम निकालना है तो आपको चेक करना पड़ेगा कि एकेकी आच्छादक है या नहीं। और अवयव के लिए आपको एकेकी आच्छादक की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। क्वेश्चन देखिए, आपको दिया है एग्जाम्पल दिया है आपको
एफ एक्स बराबर आर से आर, और आपको एफ एक्स बराबर दिया हुआ है 3x प्लस 4। तो आपको क्या निकालना है, एफ इनवर्स निकालना है। आपको दिया है एफ आर से आर में परिभाषित है तथा एफ एक्स बराबर 3x प्लस 4, और आपको क्या निकालना है, एफ इनवर्स। मैं आपको पहले बता चुका हूं एफ इनवर्स तभी विद्यमान होगा जब एफ क्या हो, एकेकी और आच्छादक हो। तो सबसे पहले आप एफ को एकेकी और आच्छादक प्रूव करेंगे, और यदि वो एकेकी आच्छादक है तब उसका क्या निकालेंगे, इनवर्स निकालेंगे। तो तब क्या निकाल सकते हो आप, एफ इनवर्स एक्स निकाल सकते हो। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एफ के एकेकी के लिए तो एक एक माना, मैं आपको पहले बता चुका हूं एक फंक्शन एफ एकेकी कहलाता है यदि आप मान के चलते हैं कि एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू, और यदि आप प्रूव कर देते हो क्या एक्स वन बराबर एक्स टू, आप लेके चलते हो एफ एक्स वन बराबर एक्स टू, और यदि आप प्रूव कर दें एक्स वन बराबर एक्स टू, तो आप एफ को क्या बोलते हैं, एकेकी बोलते हैं। कोई फंक्शन एफ एकेकी कहलाता है यदि आप एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू मान के चलते हैं और क्या प्रूव कर देते हैं, एक्स वन बराबर एक्स टू। या फिर आप ऐसे प्रूव कर दीजिए यदि एक्स वन का मान एक्स टू के बराबर नहीं है तो एफ एक्स वन इज नॉट इक्वल टू एफ एक्स टू। ये दोनों किसकी परिभाषा है, एकेकी। तो आप इसकी सहायता से आसानी से सॉल्व कर सकते हो कि फलन एकेकी है या नहीं। माना एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू, यदि एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू है तो बताइए एफ एक्स वन कितना हो जाएगा, 3x1 प्लस 4। एफ एक्स टू कितना हो जाएगा, बताओ कितना होगा, ये हो जाएगा आपका x को क्या पुट करेंगे, x2, 3x2 प्लस 4। तो आप 4 से 4 काट सकते हो, तो ये x1 x2 कहां से ले जाएंगे बताइए, ओवरऑल x1 x2 बिलोंग्स टू इसके प्रांत से r से। आप जो x1 x2 ले रहे हो वो कहां से जाएंगे, x1 x2 बिलोंग्स टू r, इसके प्रांत क्या है, r में से ले जाएंगे। तो ये हो जाएगा आपका 3x1 बराबर 3x2, 3 से 3 कैंसिल, तो ये हो गया आपका x1 बराबर x2। तो आप लेके चले थे fx1 बराबर fx2, और आपने प्रूव कर दिया x1 किसके बराबर है, x2 के लिए। ओवरऑल x1 x2 बिलोंग्स टू r, और ये x1 x2 किसके अवयव है, f के प्रांत r के अवयव में से लेंगे। तो f क्या हो गया, अतः f क्या है, एकेकी है। f क्या है, एकेकी। अब आपको बताना है f आच्छादक है। क्या दिखाना है, f आच्छादक है। देखिए मैंने आपको f आच्छादक की दो परिभाषा बताई थी। या तो आप ये प्रूव कर दो कि उसका सहप्रांत और परिसर बराबर है, तब आप बोल सकते हो f क्या होगा, आच्छादक। मैंने आपको बताया था f आच्छादक होता है यदि इसका क्या हो, यदि f कहां से कहां परिभाषित है, a से b में। यदि f a से b में परिभाषित है तो ये आच्छादक कब कहलाता है, जब इसका सहप्रांत और क्या हो, परिसर बराबर हो। यदि f का सहप्रांत और परिसर दोनों बराबर है तो आप f को क्या बोलते हो, आच्छादक। या फिर आप ऐसे बोल सकते हो, इसको दूसरी भाषा में आप प्रत्येक, इसकी दूसरी परिभाषा क्या लिखाई थी मैंने आपको, प्रत्येक y बिलोंग्स टू b के लिए, प्रत्येक y बिलोंग्स टू b के लिए कम से कम एक अवयव, कम से कम एक अवयव x बिलोंग्स टू a इस प्रकार होना चाहिए कि f ऑफ x बराबर y। आप इन दोनों परिभाषाओं से प्रूव कर सकते हो कि f आच्छादक है। या तो आप उसका सहप्रांत और परिसर निकाल लो और ये कह दो कि दोनों बराबर हैं, या फिर आप कोई भी अवयव लीजिए इसके सहप्रांत में से
प्रत्येक y बिलोंग्स टू b के लिए कम से कम एक अवयव x इस प्रकार मिलना चाहिए कि fx बराबर क्या आना चाहिए भाई। आप इसको इससे या इससे दोनों से प्रूव कर सकते हो कि f एक ही है या आच्छादक है या नहीं। तो देखिए मैं आपको दोनों ही परिभाषाओं से बताऊंगा इसको आच्छादक कैसे प्रूव करेंगे। तो आप प्रूव कर रहे हो f को आच्छादक के लिए देखिए आपको f कहां से कहां दिया बताइए। f दिया है r से r में और fx है आपका 3x + 4। तो सबसे पहले तो बताइए इसका सहप्रांत क्या है। f का सहप्रांत f का जो सहप्रांत हो गया आपका r, ये आपका सहप्रांत हो गया r। अब आपको ये बताना है इसका परिसर भी कितना है r ही है। तो देखिए जब आपने 11th क्लास में सहप्रांत और परिसर निकाले होंगे तो इसके लिए क्या करते हैं, यदि आपको सबसे पहले तो fx को क्या मानेंगे y, माना y बराबर 3x + 4। fx तो y होता है, fx को मान लिया आपने y, आपको y दिया है 3x + 4। तो आपको जो y के मान होंगे fx के मान ही तो आपने क्या माना है fx बराबर y। जो y के मान है वो क्या होते हैं इसके परिसर के मान होते हैं। y किसके बराबर होता है f के परिसर के। जो fx है वो क्या होता है f का परिसर होता है, अर्थात आपको fx का मान निकालना है। तो सबसे पहले fx को क्या मानेंगे y। जब आपको किसी व्यंजक में से यदि आपको इसका क्या निकालना है परिसर निकालना है तो इसमें से सबसे पहले आप x का मान निकालिए। क्या निकालिए x निकालिए। तो बताइए यहां से x का मान कितना हो जाएगा। 4 को पक्षानुमान करिए y - 4 बराबर 3x। तो आपका x बराबर हो गया y - 4/3। दोबारा से सुनिए, यदि आपको किसी फलन का परिसर निकालना है तो जो fx है वो आपको क्या मानना पड़ेगा y। तो y बराबर हो गया 3x + 4। उस फंक्शन में से आप x का मान निकालिए। किसका मान निकालिए x का। कितना हो जाएगा बताइए। इस 4 को इधर लेके आइए y - 4। 3x बराबर कितना आ गया y - 4। तो x बराबर हो गया y - 4/3। अब आपको y के सिर्फ वो मान नहीं लेने हैं जिनके लिए x परिभाषित नहीं है। तो देखिए y का ऐसा कोई भी मान नहीं है जिसके लिए x आपका परिभाषित नहीं होता है। आप y का कोई मान लीजिए जिसके लिए x परिभाषित नहीं हो। तो बताइए आप y के प्रत्येक मान के लिए जो x है परिभाषित है। तो वो परिभाषित कब नहीं होता है, सिर्फ 3 कंडीशनों परिभाषित कंडीशन नहीं आती है। एक तो अंडर रूट के अंदर माइनस संख्या नहीं आनी चाहिए। दूसरा क्या है, जो लॉग आता है उसमें जो फंक्शन है वो >0 होना चाहिए। और आपका जो fx/gx टाइप का फंक्शन है उसमें हमेशा 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। देखो 3 कंडीशन परिभाषित के लिए आपको 3 चीज देखनी है। एक तो अंडर रूट, एक लॉग, एक fx/gx। fx/gx का परिभाषित नहीं होगा जब gx का मान 0 हो। तो देखिए इसमें क्या है fx/gx। तो gx तो 0 है ही नहीं। आप y का मान कुछ भी लीजिए, x हमेशा परिभाषित है। तो y कहाँ गया, y बिलोंग्स टू r। तो इसका परिसर भी कितना हो गया r ही हो गया। तो परिसर बराबर सहप्रांत बराबर r। अब देखिए इसकी दूसरी परिभाषा से इसको आप सदा प्रूव करते हैं। माना y बिलोंग्स टू r। आपने क्या मान लिया, y बिलोंग्स टू r मान लिया। और आपको fx दिया बताइए कितना दिया है, fx है आपको 3x + 4। आपके सहप्रांत में से कोई अवयव लिया है y बिलोंग्स टू r। तब इसको आच्छादक कब बोलेंगे, तब आपको x r में मिलना चाहिए। इस प्रकार मिलना चाहिए कि y बिलोंग्स टू r के लिए x बिलोंग्स टू r इस प्रकार विद्यमान हो।
इस प्रकार हो कि fx बराबर क्या आ जाए y। यदि मैं y कहां से लूं, r से, तब आपको एक x मिलना चाहिए। x किस प्रकार होगा कि जो fx का मान है वो y होना चाहिए। तो यहां पर सबसे पहले आप y का मान निकालेंगे। बताओ निकालिए। y आपको दिया है 3x + 4, तो x का मान कितना हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा y - 4/3। तो देखिए आप जो x क्या चूज करेंगे, y - 4/3। अतः y बिलोंग्स टू r के लिए, y बिलोंग्स टू r के लिए x बिलोंग्स टू r एक अवयव x का मान बताओ क्या है, x बराबर क्या है, y - 4/3 बिलोंग्स टू r। इस प्रकार है कि fx, बताओ fx का मान कितना होगा, fx बराबर क्या होना चाहिए, y। तो आपको निकालना है f y - 4/3 का मान। तो आप x के स्थान पे क्या रखेंगे, y - 4/3 रखिए। 3 × y - 4/3 + 4, तो 3 से 3 कट जाएगा, y - 4 + 4 ये हो गया आपका y। तो देखिए y बिलोंग्स टू r के लिए एक अवयव x बिलोंग्स टू r इस प्रकार विद्यमान है कि fx बराबर y। तो आप f क्या है आपका आच्छादक है। तो आप आच्छादक को सरल तरीका जब वही है, उसका सहप्रांत निकालो और परिसर निकालो, दोनों बराबर आते हैं तो वो आच्छादक है, अन्यथा नहीं। 11th क्लास के अंदर आपने काफी क्वेश्चन किए होंगे परिसर ज्ञात करने के। परिसर कैसे ज्ञात करते हैं, सबसे पहले fx को y मानिए और उसमें समीकरण में से x का मान निकालो। आपको y के वही मान नहीं लेने हैं जिनके लिए x का मान परिभाषित नहीं है। और परिभाषित के लिए मैंने आपको बता दिया, अंडर रूट नहीं आना चाहिए, अंडर रूट के अंदर माइनस नहीं आना चाहिए, लॉग के अंदर माइनस की संख्या नहीं आनी चाहिए, और fx/gx में gx का मान 0 नहीं होना चाहिए। क्लियर है? ओके, धन्यवाद, थैंक यू सभी को। तो आगे इस 1.2 के सारे क्वेश्चन करने हैं आपको। दोबारा सुनिए, किसी अवयव का प्रतिलोम निकालने के लिए आपको चेक नहीं करना है कि ये आच्छादक है या नहीं, और यदि आपको किसी फलन का प्रतिलोम निकालना है तो आपको चेक करना पड़ेगा कि ये आच्छादक और एक ही है या नहीं, तभी इसका आप इनवर्स निकाल सकते हो। तो आपको 1.2 के सारे क्वेश्चन करने हैं, इसमें जो 2-3 थ्योरम है वो आपको अगली वीडियो में कराई जाएगी। धन्यवाद सभी को।